जय श्री राम, राधे राधे। क्रिश्चियन कॉम्पिटेटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये जो बिहार दरोगा का सेशन आपका चल रहा है, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, वो जितने भी आगामी आपके परीक्षा होने वाले हैं, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ साथ जितने भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा होने वाले हैं, उसके लिए भी यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप यह ना सोचें कि यह सिर्फ बिहार दरोगा के लिए है तो बिहार दरोगा में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको उससे रिलेटेड जितने भी डिस्क्रिप्शन हैं दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देख लेंगे। क्या पूछ रहा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन देख लेंगे, ईगल, बी में देख लेंगे गुलाब, सी में देख लेंगे सोने का शेर और डी में देख लेंगे कीवी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा है। जिस तरह हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ है। इसी तरह श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या दे रहा है। ऑप्शन में देख लेंगे, ईगल दिया हुआ है, गुलाब दिया है, सोने का शेर दिया है और कीवी दिया है। ठीक है, देखिए ईगल जो है, ईगल है वो किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? वो देख लेंगे तो स्पेन का है। ठीक है, फिर हम लोग गुलाब को देखते हैं। ठीक है, तो गुलाब है आपका यूके का हो जाएगा, फिर ईरान का हो जाएगा। इन दोनों देशों का प्रतीक क्या है? गुलाब है। ठीक है, सोने का शेर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका श्रीलंका का प्रतीक हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, सोने का शेर। ठीक है, और यहाँ पे कीवी देख लेंगे, कीवी किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? तो न्यूजीलैंड का कीवी है। क्लियर हुआ सबको? न्यूजीलैंड का कीवी है। ठीक है, हम लोग क्या देखें, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ठीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, हम लोग क्या देखें? सोने का शेर। याद करेंगे श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर है। ठीक है, फिर हम लोग देखें ईगल किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ईगल हो गया स्पेन का, गुलाब हो गया यूके का और ईरान का। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे कीवी किसका है? तो कीवी किसका हो गया? हमारा न्यूजीलैंड का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आइए कुछ और देश के भी राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं हम लोग। देखिए अच्छे से इसको देखिएगा और इसको माइंड में सेट करते चलिएगा। ठीक है, क्या क्या इसमें दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अपने देश का देख लेते हैं, भारत का क्या है। ठीक है, तो भारत का हम लोग क्या देख लिए? अशोक स्तंभ। ठीक है, भारत का हम लोग क्या देख लिए? अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक हो गया। ठीक है, फिर हम लोग देखिए देखिए अभी क्वेश्चन में हम लोग देखें यूके का और फिर क्या देखें? ईरान का। क्या देखे थे? यूके और ईरान का। यूके और ईरान का हम लोग क्या देखे थे? गुलाब का फूल। ठीक है, क्या देखे थे? गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे आगे नॉर्वे का। देखिए नॉर्वे का और देख लेंगे साथ साथ नीदरलैंड का। ठीक है, नीदरलैंड का देख लेंगे। नॉर्वे और नीदरलैंड का क्या हो जाएगा आपका? शेर। नॉर्वे और नीदरलैंड का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन में देखे थे स्पेन का, तो स्पेन का हम लोग क्या देख लिए? ईगल। स्पेन का हम लोग क्या देखे? ईगल। ठीक है, अब हम लोग तुर्की का देख लेंगे। तुर्की का क्या राष्ट्रीय प्रतीक है? देखिए हम लोग कुछ कुछ प्रमुख देश का राष्ट्रीय प्रतीक देख रहे हैं। वैसे तो देश बहुत सारे हैं, लेकिन सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उसी से रिलेटेड आपको देश कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसका राष्ट्रीय प्रतीक देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? राष्ट्रीय प्रतीक। तो तुर्की का हम लोग देखेंगे, तुर्की का हो जाएगा चांद तारा। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे? डेनमार्क का। डेनमार्क का हम लोग देख लेंगे समुद्री तट। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग देख लेंगे कनाडा का। कनाडा का हो जाएगा आपका मैपल लीफ। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग यूएसए का। यूएसए का देख लेंगे गोल्डन रॉड, गोल्डन रॉड। ठीक है, रूस का देख लेंगे, तो रूस का हो जाएगा डबल हेडेड ईगल। ईगल रूस का। देखिए
ईगल हम लोग क्या देखे थे, स्पेन का, लेकिन डबल हेडेड ईगल बोलेगा तो किसका हो जाएगा, रूस का। जापान का हम लोग देख लेंगे, जापान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या है, गुलदाउदी, ठीक है। हम लोग देखेंगे फ्रांस का, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा, लिली, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इटली का, इटली का हो जाएगा सफेद लिली, सफेद लिली। फिर हम लोग क्या देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे बांग्लादेश का, बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, वाटर लिली, ठीक है। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा वेटल। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा, कीवी, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए, क्या देखे, राष्ट्रीय प्रतीक। हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक देख रहे हैं, ठीक है। क्या देखे, राष्ट्रीय प्रतीक, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है, क्लियर हुआ। अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें, भारत का, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं यूके का, एक साथ बोल देंगे ताकि याद हो जाए फटाफट, यूके का भी गुलाब का फूल है और ईरान का भी गुलाब का फूल है, ठीक है। तो यूके और ईरान को साथ में याद कर लेंगे, यूके और ईरान का क्या हो जाएगा, गुलाब का फूल, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए फिर नॉर्वे का भी शेर है और नीदरलैंड का भी शेर है, इसीलिए हम लोग एक ही साथ बोल देंगे नॉर्वे नीदरलैंड शेर, ठीक है। नॉर्वे नीदरलैंड क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग क्या आते हैं, स्पेन, स्पेन का क्या हो जाएगा, ईगल, ठीक है। स्पेन का ईगल और रूस का डबल हेडेड ईगल, ठीक है। याद रखेंगे, स्पेन का ईगल है और यहाँ देखिए यहाँ है रूस का क्या है, डबल हेडेड ईगल, ठीक है। डबल हेडेड ईगल, एक का है ईगल, स्पेन का ईगल, और रूस का क्या है, डबल हेडेड ईगल, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे तुर्की, तो तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, चांद तारा, ठीक है। और डेनमार्क का क्या है, डेनमार्क का हो जाएगा समुद्री तट, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, एक बार रिपीट करा देते हैं। भारत का अशोक स्तंभ देखें, ठीक है। यूके और ईरान का क्या देखें, गुलाब का फूल। फिर नॉर्वे और नीदरलैंड का क्या देखें, शेर देखें। स्पेन का ईगल देखें और रूस का क्या देखें, डबल हेडेड ईगल, ठीक है। तुर्की का देखें चांद तारा। फिर हम लोग डेनमार्क का क्या देखें, समुद्री तट, ये हुआ आपका। अब देखिए यहाँ देखें कनाडा, कनाडा का क्या होता है, मैपल लीफ, ठीक है। कनाडा का क्या होता है राष्ट्रीय प्रतीक, मैपल लीफ, और साथ साथ यूएसए का देख लिए गोल्डन रॉड, ठीक है। रॉड होता है ना, गोल्डन रॉड, ठीक है। कनाडा का क्या देखिए, मैपल लीफ, और यूएसए का क्या देखिए, गोल्डन रॉड, ठीक है। अब देखिए रूस का देखिए क्या, डबल हेडेड ईगल। जापान का क्या देखिए, जापान का हो गया गुलदाउदी, जापान का क्या हो गया, गुलदाउदी, ठीक है। इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, यहाँ पे आके देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया, वैटल, क्या हो गया, वैटल। और न्यूजीलैंड का क्या हो गया, न्यूजीलैंड का हो गया कीवी, ठीक है। क्लियर हुआ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक पास है तो उसको एक साथ बोल देंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, वैटल, ठीक है, वैटल। और न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड का कीवी, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये तीन एक दूसरे से रिलेटेड है और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अब ये इसको रोक दिए कि अब एक साथ आपको इसको समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रांस है, फ्रांस याद कर लेंगे, इटली याद कर लेंगे और बांग्लादेश, ठीक है। देखिए फ्रांस का क्या है, लिली, ठीक है, लिली। देखिए फ्रांस का लिली, फिर इटली का सफेद लिली, और बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, वाटर लिली, ठीक है। तीनों में लिली लगा हुआ है, लेकिन फ्रांस का क्या देख लिए, लिली, इटली का सफेद लिली, और बांग्लादेश का क्या हो गया, वाटर लिली, ठीक है। तो इसको क्लियर करेंगे, क्या देखिए, फ्रांस का लिली, इटली का सफेद लिली, और बांग्लादेश का क्या, वाटर लिली। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे अब फ्रांस, फ से फूल याद कर लेंगे, लिली एक फूल का नाम है, ठीक है। तो फूल से लिली, तो फ्रांस का याद करने के लिए थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में, देखिए फूल लिली, लिली फूल है, ठीक है। और इटली से आप माइंड में रख लेंगे इडली, तो इडली कैसा होता है, सफ़ेद, तो अगर इटली दिया हो तो सफ़ेद लगा दीजिएगा, सफ़ेद लिली हो जाएगा। फिर जहाँ तक बांग्लादेश की बात करते हैं अगर हम, तो वाटर लिली, तो देखिए बांग्लादेश में वो है, वह बांग्लादेश ब से हो रहा है, तो उसी तरह सेम देख लीजिए, उसको वो से लिखा है वाटर लिली, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, फ्रांस का लिली, इटली का सफेद लिली, और बांग्लादेश का वाटर लिली, ठीक है। और फिर हम लोग देखें स्पेन का ईगल और रूस का डबल हेडेड ईगल, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें, यूके और ईरान, क्या देखें उसका गुलाब का फूल, यूके और ईरान का गुलाब का फूल। नॉर्वे नीदरलैंड का शेर, ठीक है। तुर्की का क्या देखें, चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट। ऑस्ट्रेलिया क्या देखें, ऑस्ट्रेलिया का वैटल, और न्यूजीलैंड का कीवी, ठीक है। फिर हम लोग देखें कनाडा का मैपल लीफ, और यूएसए का क्या हो जाएगा, गोल्डन रॉड,
ठीक है, क्लियर हुआ आपको सबको? एक बार और रिपीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, भारत, भारत का क्या हो गया, अशोक स्तंभ, यूके और ईरान का गुलाब का फूल, नॉर्वे और नीदरलैंड का शेर, स्पेन का ईगल, तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क का समुद्री तट, कनाडा का मैपल लीफ, यूएसए का गोल्डन रॉड, रूस का डबल हेडेड ईगल, जापान का गुलदाउदी, फ्रांस का लिली, इटली का सफ़ेद लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली, ऑस्ट्रेलिया का वैटल और न्यूजीलैंड का कीवी। क्लियर हुआ सबको? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मादा लिंग हार्मोन्स पूछ रहा है। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन क्या पूछ रहा है, मादा लिंग हार्मोन है। ठीक है, देखिए लगभग जितने भी हार्मोन्स होते हैं सारे प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जनन हार्मोन होता है, ठीक है, वो स्टेरॉइड का बना होता है। किसका बना होता है, स्टेरॉइड। ठीक है, हम लोग क्या देखें, जनन जो ग्रंथि से जो जनन हार्मोन निकलता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, स्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड का बना होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, मादा लिंग हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रिनेलिन, मेलाटोनिन। ठीक है, देखिए मादा हार्मोन देख लेंगे हम क्या क्या है। देखिए मादा हार्मोन देख लेंगे हम लोग, मादा लिंग हार्मोन देख रहे हैं। ठीक है, लिंग हार्मोन जो कि जनन में सहायक होते हैं। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन में हम लोग क्या देख लिए, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। ठीक है, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन में क्या देखें, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ठीक है, अब हम लोग नर वाले का देख लेंगे। नर वाले का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। क्या देख लिए, मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, और नर का क्या देखें, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे हम, पहले में दिया है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, जो मादा लिंग हार्मोन क्या पढ़े हम लोग, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, वही हो जाएगा मादा लिंग हार्मोन। क्लियर हुआ सबको? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देख लेंगे, कौन सा देश विश्व का कटोरा, ठीक है, विश्व का क्या बोल रहा है, विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। देखिए विश्व का शक्कर का कटोरा कौन सा देश कहलाता है, क्यूबा, भारत, अर्जेंटीना और चीन। ठीक है, तो देखिए विश्व का शक्कर, ठीक है, देखिए यहाँ पे विश्व का शक्कर, विश्व का शक्कर का कटोरा, कटोरा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, या फिर एंटीलीज का मोती, एंटीलीज का मोती। ठीक है, इन तीनों नाम से किसको जानते हैं, हम लोग जानते हैं किसको, क्यूबा को। क्यूबा को क्या क्या बोला जाता है, विश्व का शक्कर का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड और एंटीलीज का मोती। ठीक है, और क्यूबा के बारे में हम एक दो चीज और जान लेंगे। देखिए क्यूबा की जो राजधानी है, राजधानी जो है कहाँ है, हवाना। ठीक है, हवाना है, और इसकी जो मुद्रा है, क्यूबा की मुद्रा है क्या है, पीसो। ठीक है, हम लोग क्या याद कर लिए, क्यूबा को क्या क्या बोलते हैं, विश्व का शक्कर का कटोरा। देखिए विश्व का शक्कर का कटोरा, ठीक है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, एंटीलीज का मोती, कहीं कहीं चीनी का कटोरा भी देगा, चीनी का कटोरा सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज है, विश्व का शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, फिर एंटीलीज का मोती, किसको कहते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। और क्यूबा की राजधानी हम लोग क्या देखें, क्यूबा की राजधानी हवाना है, और मुद्रा उसका क्या देख लेंगे, पीसो। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूबा। आंसर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम। यहाँ देखते हैं हम लोग, वंदे मातरम किसने लिखा। ठीक है, लिखा किसने, ऑप्शन देखें, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है, लेकिन ये जो वंदे मातरम है किसके द्वारा लिखा गया, वंदे मातरम लिखा गया आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो वंदे मातरम हम लोग किसका देखें, बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सा उपन्यास में इसका जिक्र किया गया है? तो उपन्यास देख लेंगे हम लोग आनंद मठ। ठीक है, क्या देख लिया हम लोग? आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास में जिक्र किसका किए हैं? वो वंदे मातरम का जिक्र किया है। किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्या हुआ? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम लिखे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि वंदे मातरम सबसे पहले गाया कब गया? तो वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया कब? भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे वो अधिवेशन हुआ कब था। ठीक है, तो देखिए अधिवेशन क्या था, पहले हम क्या देखें, इस सबसे पहले कब गाया गया? देखिए सबसे पहले गाया गया कब? गाया गया कहाँ कहाँ गाया गया? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में और किस अधिवेशन में गाया गया? तो देखिए उसको याद करेंगे। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर पूछेगा वो कौन सा अधिवेशन था, कितने नंबर का अधिवेशन था, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? देखिए हम लोग देखेंगे 12वां अधिवेशन। ठीक है, ठीक है, सन देख लेंगे कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। ठीक है, क्या देखें? 12वां अधिवेशन 1896। ठीक है, क्या देखें? 12वां अधिवेशन सन देखेंगे 1896 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो देखिए कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ था, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, क्या क्या हम लोग देखें? हम लोग देखें सबसे पहले गाया गया कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, वंदे मातरम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? आपका 1896 में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे हम लोग वंदे मातरम कब गाया गया उसका हिस्ट्री देख लिए। ठीक है, क्या देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें? वंदे मातरम लिया कहाँ से गया? तो आनंद मठ। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, और उस सबसे पहले कब गाया गया? तो सबसे पहले गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, और कब? तो 1896 ईस्वी में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। क्लियर हुआ? 12वां अधिवेशन 1896, कलकत्ता अधिवेशन और रहीमतुल्लाह सयानी। इतना बात आप अपने माइंड में रखे रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या पूछ रहा है? मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। मॉर्निंग स्टार कहा किसको जाता है? देखिए मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? कभी इंग्लिश दे सकता है, कभी हिंदी दे सकता है। तो देखिए मॉर्निंग स्टार नाम देखिए इसका क्या क्या नाम से जाना जा सकता है। क्या हम लोग देख लिए? मॉर्निंग स्टार, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? भोर का तारा। भोर का तारा। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे? इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे? सांझ का तारा। यह आपको बता दे रहा है कि किस किस नाम से जाना जाता है। सांझ का तारा। फिर हम लोग देख लेंगे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन। और फिर क्या देख लेंगे? पृथ्वी की भगनी। इतने नामों से किसको जानते हैं? तो इतने नामों से हम लोग जानते हैं शुक्र ग्रह को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। तो मॉर्निंग स्टार पूछ रहा है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पूछ रहा है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? क्या बोलते हैं हम लोग शुक्र को किस किस नाम से जानते हैं? मॉर्निंग स्टार, जिसको बोल देंगे भोर का तारा, इवनिंग स्टार या सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की भगनी। इन सारे नाम से किसको जानते हैं? इन सारे नाम से जानते हैं हम लोग शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को जानते हैं। देखिए मॉर्निंग स्टार भोर का तारा कहने का क्या मतलब है? क्यों हम लोग इसको भोर का तारा कहते हैं?
और क्यों क्यों इसको सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहने का ये मतलब देखिए, जो भोर का तारा है ये क्या दिखता है, सुबह में पूर्व की तरफ दिखता है और शाम को पश्चिम की तरफ दिखता है, ठीक है। सुबह में पूर्व की तरफ दिखता है और शाम को पश्चिम की तरफ दिखता है, इसीलिए सुबह में पूर्व की तरफ दिखता है, इसलिए इसको भोर का तारा बोलते हैं। क्योंकि हमारा सूरज भी हमारे यहाँ किस साइड में निकलता है, तो पूर्व साइड में निकलता है, ठीक है। तो क्या बोल दिए, भोर का तारा पूर्व साइड में, ठीक है। तो भोर का तारा बोल दिए क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व साइड में दिखता है, तो भोर का तारा हो गया। और शाम को पश्चिम साइड में दिखता है, तो क्या हो गया आपका, पश्चिम साइड में दिखता है, तो क्या हो गया, सांझ का तारा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे इवनिंग तारा और भोर तारा का तो क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। अब पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की भगनी क्यों कहा जाता है, देखिए क्यों कहा जाता है इसको, तो देखिए यह आकार में, घनत्व में और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। क्या हम लोग देख लिए, आकार, घनत्व और व्यास में जो शुक्र ग्रह है लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या जान गए आप लोग, शुक्र के बारे में जान गए, क्या इसको, इसका आकार, घनत्व और व्यास क्या है, पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी के नाम से भी जानते हैं। और सुबह और शाम वाला तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, साथ साथ ये बहन क्यों बोलते हैं, भगनी क्यों बोलते हैं, वो भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग और चीजें जान लेंगे, ठीक है। देखिए पृथ्वी के सबसे निकट का शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। देखिए सबसे चमकीला होता है, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, ठीक है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह देख लेंगे, उपग्रह एक भी नहीं है, उपग्रह नहीं है इसके पास, ठीक है। फिर हम लोग शुक्र ग्रह से क्या जानेंगे, पृथ्वी का सबसे पहले क्या देखें, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह देख लिए, फिर देख लिए कि सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। और इसके पास क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। और देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जितने भी ग्रह है हमारे, वे सारे अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की तरह घूमते हैं, लेकिन एक शुक्र ग्रह और एक ग्रह है अरुण, ये दोनों किस तरह से घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ, अपोजिट उनके घूमते हैं, ठीक है। तो इसे क्या देखते हैं, अक्ष पे किस तरह से, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम अपने अक्ष पर घूमते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हम लोग क्या देखें, शुक्र ग्रह के बारे में देख लिए, ठीक है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ पे शुक्र ग्रह के बारे में, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। और फिर हम लोग देख रहे हैं ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। फिर हम लोग देख रहे हैं आप इसको कि यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है। सारे जितने भी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह है और एक अरुण ग्रह है, ठीक है, वो किस साइड में घूमते हैं, इसको याद रखिएगा। कौन कौन सा ग्रह है जो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है और कौन कौन सा ग्रह है जो आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो जितने भी सारे ग्रह वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, हमारा पृथ्वी भी जो है वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। लेकिन ये जो शुक्र के बारे में हम लोग देख लेंगे, एक हो जाएगा आपका शुक्र और एक हो जाएगा आपका अरुण। ये जो दोनों ग्रह है पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। क्लियर हुआ। और हम लोग क्या देख लिए यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेंगे। देखिए आगे देखने से पहले एक चीज और क्लियर आपको करा देते हैं यहाँ पे। देखिए शुक्र के बारे में क्या कहा जाता है आपको, अपने अक्ष पे कैसे घूमता है, तो देखिए अक्ष पे घूमता है दक्षिणावर्त, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्लॉकवाइज। ये भी दोनों वर्ड इसलिए जानना जरूरी है, दक्षिणावर्त होता है एक ठो और एक ठो क्या होता है, वामावर्त होता है। तो इसमें यह कंफ्यूजन हो जाता है, दक्षिणावर्त करने का क्या मतलब है और फिर वामावर्त कैसे घूमता होगा, दक्षिणावर्त कैसे घूमता होगा। तो देखिए दक्षिणा जो वर्त है वो क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन जो वामावर्त है वो किस साइड में होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दक्षिणावर्त का देख लिए क्लॉकवाइज और वामावर्त का देख लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या जानेंगे, दक्षिणावर्त में कैसे घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, और वामावर्त में कैसे घूमता है, पश्चिम से
पूर्व। क्लियर हुआ सबको? हम लोग क्या देखें, एक घुमा पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त और वामावर्त पश्चिम से पूर्व। ठीक है, देखिए इस तरीके से घूमेगा और यह इस तरीके से घूमेगा। क्लियर हुआ? क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो हमारा जो शुक्र ग्रह है और अरुण ग्रह है वो किधर से घूमता है, दक्षिणावर्त अपने अक्ष पे घूमता है, जो कि क्या हो गया, पूर्व से पश्चिम। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व यानी वामावर्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखिए कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देख लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को तो शक्ति स्रोत कहते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का ऊर्जा गृह। देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह, शक्ति स्रोत, शक्ति स्रोत, कोशिका का शक्ति स्रोत। फिर हम लोग क्या देखेंगे, श्वसन स्थल, कोशिका का, यहाँ पे कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का श्वसन स्थल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, सबसे पहले अल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखें, उसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, श्वसन स्थल भी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ओलिव रिडले। ठीक है, देख लेंगे एक बार, ओलिव रिडले सागरिया कछुआ को और किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, पैसिफिक रिडले सागरिया कछुआ, ग्रीन सागरिया कछुआ, कैंपस रिडले सागरिया कछुआ और हॉक्सविल सागरिया कछुआ। तो जो हमारा ओलिव रिडले कछुआ है, सागरिया कछुआ है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो पैसिफिक रिडले सागरिया कछुआ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए राइट हो जाएगा आपका, पैसिफिक रिडले सागरिया कछुआ। इतना क्लियर हुआ, क्या हो गया, पैसिफिक रिडले सागरिया कछुआ। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे इसके बारे में कि यह जो कछुआ का प्रजाति है कहाँ पाया जाता है। तो देखिए यह जो कछुआ का प्रजाति है, देखिए दक्षिण अमेरिकी कछुआ की प्रजाति है। ठीक है, कछुआ की प्रजाति है। क्लियर हुआ? जो आपका ओलिव रिडले कछुआ है वो किसकी प्रजाति है, तो सब दक्षिण अमेरिकी कछुआ की प्रजाति है। ठीक है, अच्छा इसका जिक्र इतना क्यों करते हैं, तो जान लेंगे उसको। देखिए जो ओलिव रिडले कछुआ है उसके बारे में देखेंगे, क्या है कि विश्व में जितने भी कछुए की प्रजाति है उन सब में सबसे संकटग्रस्त जीवित कछुआ की प्रजाति है। तो ओलिव रिडले के बारे में हम लोग जान देंगे। ओलिव रिडले, ओलिव रिडले कछुआ के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं, ओलिव रिडले कछुआ के बारे में क्या जाना हम लोग कि देखिए यह विश्व में सबसे ज्यादा, ये जो कछुआ की प्रजाति है इस प्रजाति के बारे में बताया जा रहा है कि यह विश्व में सबसे ज्यादा संकटग्रस्त जीवित कछुए की प्रजाति है। जीवित कछुए की क्या है, प्रजाति है। ठीक है, और भारत में देख लेंगे इसका प्रजनन कहाँ होता है, तो इसका प्रजनन होता है कहाँ, गहीर माथा। गहीर माथा याद कर लेंगे, गहीर माथा में, जो कि कहाँ है आपका, ये है आपका उड़ीसा के भीतर कणिका, उड़ीसा के भीतर कणिका अभ्यारण्य में। ठीक है, अभ्यारण्य में। क्लियर हुआ? क्या हम लोग देख लिए, हम लोग इसका जो प्रजनन होता है गहीर माथा में होता है। और गहीर माथा कहाँ है, गहीर माथा है आपका उड़ीसा के भीतरकनिका अभ्यारण्य में। ठीक है, हम लोग ओलिव रिडले कछुआ के बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त कछुए की प्रजाति है। यह कछुआ किस महादेश का है आपका, तो दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति हो गई। ठीक है, और यह ज़्यादा संकटग्रस्त कछुए की प्रजाति है। और इसीलिए इसका उड़ीसा सरकार इसके लिए काफ़ी मतलब नए मतलब उस प्रजाति को बचाने के लिए नए स्कीम लाता है। ठीक है, और इसका प्रजनन होता है कहाँ, गहीर माथा में। और गहीर माथा कहाँ है, तो उड़ीसा के भीतरकनिका अभ्यारण्य में। कहाँ क्या है, गहीर माथा, यहीं पे कछुए अपना प्रजनन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक बार इसको ध्यान दे देंगे,
क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या देख लेते हैं, सबसे पहले बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे कौन थे, करजन, करजन थे, जिसका कार्यकाल हम लोग क्या देख लेंगे 1899 से 1905, यह करजन का कार्यकाल था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, देखिए लॉर्ड कर्जन ऑप्शन डी में दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। हम लोग क्या देखें, बंगाल विभाजन, ठीक है। तो देखिए बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग ध्यान से 3 तथ्य देख लेंगे। सबसे पहले विभाजन की घोषणा कब हुई, विभाजन हुआ कब, और विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, ठीक है। सबका डेट याद करके चलेंगे, ठीक है। देखिए एक हम लोग याद कर लेंगे 20 जुलाई, 20 या कहीं कहीं 19 देता है, ठीक है। तो 20 या 19 जुलाई दोनों माइंड में रखेंगे, 1905, ठीक है। एक डेट याद रखेंगे 16 अक्टूबर, अक्टूबर 1905, ठीक है। और एक डेट याद कर लेंगे कब, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1911, ठीक है। इतना हम लोग डेट माइंड में सेट रखेंगे। अब इसको जान लेंगे क्या क्या हुआ था। तो देखिए 20 या 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, घोषणा हुई थी, घोषणा हुई थी किसका, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन लागू हो गया था, लागू हो गया। और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द हो गया। इसलिए तीनों डेट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहले क्या देखें, 19 या 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। फिर क्या होता है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है। और फिर हम लोग देख लेंगे 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस समय कौन था, इस समय तो घोषणा के समय हम लोग क्या देखें, कर्जन था वायसराय, ठीक है। फिर लागू जब हुआ, क्योंकि इसका कार्यकाल 1899 से 1905 है, तो 1905 में क्या हो जाएगा, कर्जन हो जाएगा। और जब यह क्या हुआ, रद्द हुआ, तो 1911, रद्द के समय नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक की है। तो रद्द किसके समय हुआ, अगर रद्द पूछेगा तो बोलेंगे आप क्या, हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग सेकेंड बोल दीजिए या द्वितीय बोलिए, ठीक है। और इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा आपका 1910 से 1916, ठीक है। आ गया इसके कार्यकाल के अंदर क्या, 1911, तो ठीक है। तो बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, और रद्द कब कर दिया गया, 12 दिसंबर 1911 को। उस समय कौन था, तो उस समय थे हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो दो समय क्या था, जब घोषणा हुई और जब लागू हुआ तो कर्जन थे, और जब रद्द कर दिया गया तो कौन थे, हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। और डेट आपको याद हो गया, 1905 में 2 है, फिर 1911 में 1 है। क्या देखें, 20 या 19 जुलाई 1905, कहीं कहीं 19 देता है, कहीं कहीं आप 20 देखेंगे, ठीक है। तो दोनों डेट आप याद करके रखेंगे। 20 या 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। फिर हम लोग देखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, लागू हो गया। और 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, सिरके में होता है, सिरके में होता है, ठीक है। तो सिरके में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। तो सिरके में क्या होता है आपका, सिरका में होता है आपका एसिटिक अम्ल। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। देखिए सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल हम लोग देख लेंगे नींबू में, फिर देख लेंगे संतरा में। तो नींबू और संतरा में कौन सा होता है, अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल हो गया। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल हम लोग देख लेंगे दूध में, ठीक है, दूध में देख लेंगे। और हम लोग एसिटिक अम्ल देख लेंगे किसमें, सिरका में, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें देख लेंगे हम लोग, तो ऑक्सैलिक अम्ल हम लोग किसमें देख लेंगे, टमाटर में। और आपका इमली और आपका खट्टे पदार्थ में क्या हम लोग देखेंगे, देखिए उसमें हम लोग कौन सा अम्ल देख लेंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे, देखिए टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किसमें देख लेंगे हम, इमली में और अंगूर में, ठीक है। हम लोग क्या देखें, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। अब इसको अम्ल को एक बार देख लेते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर देखेंगे नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है आपको, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और हम लोग फिर देख लेंगे सेव में मैलिक अम्ल, ठीक है। और जो भी दुर्गंध युक्त मक्खन हो गए, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है आप, ब्यूटेरिक अम्ल। और आपका चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, इसमें कौन सा आपको पाया जाता है, इसमें हो जाता है आपको मैथोनोइक अम्ल, ठीक है। इतना याद रखिएगा।
सिरका में हम लोग क्या देखें, एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें किसमें देखें, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल देख लीजिए दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल देख लीजिए टमाटर में पाया जाता है। और इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया था पूछ रहा है, तो देखिए डेट की अगर बात करें हम, तो देखिए 17 मई या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे 20 मई। ठीक है, तो कहीं कहीं आप 17 मई पढ़ेंगे, कहीं कहीं आप 20 मई पढ़ेंगे, तो याद करके चलेंगे 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, और भारत आया था तो सबसे पहले कहाँ आया था, तो सबसे पहले आया था केरल। केरल में देख लेंगे कालीकट, कालीकट बंदरगाह। पश्चिमी तट ये हमारा हुआ, पूर्वी तट और पश्चिमी तट आप पढ़े हुए हैं, तो पश्चिमी तट में आपका केरल आ जाता है और केरल के कालीकट बंदरगाह। ठीक है, उस समय वहाँ के राजा कौन थे, तो राजा थे वहाँ के उस समय, केरल के जो राजा थे उस समय कालीकट बंदरगाह के पास जो उनका भव्य स्वागत किए थे, तो दिए राजा जमोरिन, जमोरिन। ठीक है, जो कि वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, काफी अच्छे से उसका आदर सत्कार किया था, कौन, राजा जमोरिन। और आए कब थे वास्को डी गामा भारत, तो 17 मई 1498, या फिर कहीं कहीं 20 मई भी देता है, तो 20 मई 1498, दोनों डेट आप अपने माइंड में रखेंगे। केरल के कहाँ आते हैं सबसे पहले, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, और राजा कौन रहते हैं, जमोरिन। और एक और चीज जान लेंगे, किस रास्ते से आए थे, तो रास्ता था केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ये जो आपका रास्ता है, इसी रास्ता से वास्को डी गामा भारत आए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498। क्लियर हुआ, कब, तो कहाँ आए थे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। और उस समय राजा कौन थे, जमोरिन, जो उसका भव्य स्वागत किए थे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसका आदर सत्कार किए थे। और साथ साथ हम लोग देख लेंगे कौन से रास्ता की तरफ से आए थे, तो रास्ता आपका हो जाएगा केप ऑफ गुड होप। क्लियर, अब आइए, ये तो हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है आज का। अब हम लोग कुछ दिवस देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि आपको दिवस कराया जाएगा रिपीट के लिए, रिपीटेशन के लिए कराया जाएगा, ताकि आपके माइंड में बार बार वो रिकॉल हो। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे, जनवरी से अप्रैल तक का देखे थे। ठीक है, और आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे अगस्त तक। ठीक है, कहाँ से, तो मई से, मई से अगस्त। ठीक है, ठीक है, देखिए याद करते चलते हैं, सबसे पहले मई का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या देख लिए, मई से देखिए 3 मई। ठीक है, देख लेंगे 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब देख लेंगे, 3 मई को। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे 8 मई, 8 मई को हम लोग देख लेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस। और सबसे इंपॉर्टेंट 1 मई को हम लोग देख लेंगे क्या, 1 मई को हम लोग क्या देख लेंगे, श्रमिक, या फिर इसको मजदूर कह सकते हैं, मजदूर दिवस कब मनता है हमारा, 1 मई। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख लेंगे 22 मई, तो 22 मई को क्या मनता है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे 31 मई, 31 मई को क्या मनता है, तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस बोलिए या निषेध दिवस। इतना क्लियर हुआ आपको, हम लोग क्या देखें, मई का प्रमुख दिवस देख रहे हैं। 1 मई को क्या मानता है, श्रमिक दिवस या फिर मजदूर दिवस उसको बोल लीजिए। ठीक है, तो 1 मई को हम लोग क्या देखें, 1 मई को हम लोग क्या देखें, मजदूर दिवस। फिर हम लोग 3 मई को क्या देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर हम लोग 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 31 मई को क्या देखें, 31 मई को हम लोग क्या देख रहे हैं, तंबाकू निषेध दिवस। यह आपको हो गया मई का। अब हम आगे चलते हैं, जून का देखते हैं। ठीक है, जून का प्रमुख देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आइए जून का देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जून में देख लेंगे 5 जून को देख लेंगे विश्व पर्यावरण दिवस।
ठीक है। फिर हम लोग देख लेंगे 14 जून, तो विश्व रक्तदान दिवस। फिर हम लोग क्या देख लेंगे, 21 जून, 21 जून को क्या मनता है, विश्व योग दिवस। ठीक है। और फिर हम लोग देख लेंगे 23 जून, और 23 जून को क्या मनता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्लियर हुआ आपको। हम लोग क्या देखें अभी, जून का 5 जून को क्या देखें, विश्व पर्यावरण दिवस। फिर 14 दिन को क्या देखें, 14 जून को रक्तदान दिवस। फिर हम लोग क्या देखें, 21 जून को विश्व योग दिवस, और 23 जून को क्या देखें, विश्व ओलंपिक दिवस। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको। चलिए रिपीट करिए, हम मई जून का देख लेते हैं एक बार। मई में देख लिया हम लोग 3 मई, सबसे पहले मई में हम लोग 1 मई यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। फिर हम लोग देख लेंगे 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 31 मई को क्या देख लेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है। फिर जून में आते तो जून में हो जाएगा 5 जून, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को क्या देख लेंगे, विश्व रक्तदान दिवस। फिर 21 जून को हम लोग देख लेंगे विश्व योग दिवस, और 23 जून को क्या देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है। अब आइए हम लोग मई जून का देख लिए, अब हम लोग देखेंगे जुलाई का। अब हम लोग देख लेंगे जुलाई का। देखिए जुलाई का देख लेते हैं प्रमुख। देखिए 1 जुलाई देख लेंगे हम लोग। 1 जुलाई को क्या मानता है, डॉक्टर्स डे मानता है, तो चिकित्सक दिवस बोल देंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आप 26 जुलाई, इस दिन क्या मानता है, इस दिन मानता है कारगिल स्मृति दिवस। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे, 11 जुलाई को एक देख लेंगे हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे, 29 जुलाई, और 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनता है, तो 29 जुलाई को मनता है बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हम लोग क्या देखें, जुलाई का देख रहे हैं। अब हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें 1 जुलाई, 1 जुलाई को देखें चिकित्सक दिवस। फिर हम लोग क्या देखें 11 जुलाई, और 11 जुलाई को क्या देख लिया हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस। फिर हम लोग देखें 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस, और 29 जुलाई को क्या देख लिए, बाघ दिवस। ठीक है, आइए अब हम लोग अगस्त का देख लेते हैं प्रमुख दिवस। तो अगस्त का प्रमुख दिवस हो जाएगा 1 अगस्त, क्या हो जाएगा, स्तन पान, स्तनपान दिवस। फिर हम लोग देख लेंगे 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस। या फिर इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को भाला भाला फेंक दिवस। या फिर जैवलिन थ्रो दिवस भी उसी दिन बोल देंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा 2020 वाले ओलंपिक में क्या किए थे, इसी दिन क्या किए थे, गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, देखिए विश्व युवा दिवस हम लोग देख लेंगे 12 अगस्त। आपको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाता है, तो ये क्या हो गया, विश्व युवा दिवस। ठीक है, विश्व युवा दिवस हम लोग देख लिए 12 अगस्त। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और देख लेंगे फिर 29 अगस्त, 29 अगस्त को क्या मनता है, खेल दिवस, खेल दिवस। और किसके जन्मदिन पे, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे क्या मनता है, खेल दिवस। तो अगस्त का हम लोग देख लेंगे 1 अगस्त को क्या मनता है, स्तनपान दिवस।
फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं 7 अगस्त को क्या मनता है, हथकरघा दिवस, और साथ साथ देख लेंगे भाला फेंक दिवस भी उसी दिन मनता है। फिर हम लोग क्या देखें, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 जनवरी को, ठीक है, तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनता है। फिर हम लोग 15 अगस्त को देख लिए स्वतंत्रता दिवस, और फिर 29 अगस्त को क्या देख लिए, खेल दिवस, ठीक है। इतना हो गया, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं आप। देखिए अगस्त का 1 अगस्त को स्तनपान दिवस, 7 अगस्त को देख लिए हथकरघा दिवस या फिर भाला फेंक दिवस। फिर हम लोग देखिए 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 15 अगस्त को देख लिए स्वतंत्रता दिवस, और 29 अगस्त को क्या देख लिए, खेल दिवस, ठीक है। यहाँ हम लोग जुलाई का देख लिए, फिर अगस्त का देख लिए, हम लोग 4 मंथ का फिर से रिवीजन करते चल रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखें, जनवरी से अप्रैल देखें, आज की वीडियो हम लोग क्या देखें, मई से अगस्त देख लिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सितंबर से दिसंबर तक, ठीक है। इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।